हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से ये श्रृंखला सीटेट एग्ज़ाम के लिए चल रही है, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि सीटेट के लिए पेडागोजी की कुछ क्लासेस करा दी जाए। उसी क्रम में मैं आज इंग्लिश पेडागोजी की ये क्लास लेके आपके सामने आ गई हूँ। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हों तो आपने देखा होगा कि मैंने मैथ्स पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी के वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको, आपके लिए, आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के साथ इस क्लास में प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन जो है वो 1 से लेकर 30 तक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और अगर आप 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आप जान पाएंगे कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं और आपको अपने एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न तो सीधे ही देखने को मिलेंगे और कुछ प्रश्न बिल्कुल मिलते जुलते आपको नज़र आएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि जो भी चैप्टर मैं आपके लिए लेके आती हूँ उसके सेम वैसे ही क्वेश्चन पोस्ट वाले सेक्शन में अपलोड रहते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। आप वहाँ से भी जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने जो वीडियो में पढ़ा है या जो समझा है वह कितने हद तक आपने सीखा है। तो उसको भी ज़रूर से अटेम्प्ट किया करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। A learner can use grammatically incorrect sentences but communicates meaning effectively. This shows development of linguistic competence, grammatical competence, communicative competence या लिटरेरी कॉम्पिटेंस। देखिए, प्रश्न कहता है कि एक लर्नर कैन यूज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस। एक लर्नर ग्रामेटिकली सेंटेंस को गलत तरीके से यूज करता है लेकिन वह अच्छी तरीके से या प्रभावी ढंग से बोल पाता है। यह डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इसको आप क्या कह सकते हैं? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस नहीं कहेंगे, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये इनकरेक्ट सेंटेंस बोल रहा है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सही हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंस्ट्रक्टिविस्ट view of language learning? Language is formed by habit, language is memorized, learners actively construct meaning और language is imitation। तो बताएंगे कि which of the following best reflect the constructivist view of language learning, यानी कि बेहतरीन तरीके से या सृजनात्मकता वाले तरीके से कौन सा सबसे बेहतर तरीके से लर्निंग हो रहा है भाषा का। तो लैंग्वेज इज फॉर्म बाय हैबिट, जो अपनी आदतों से बने। लैंग्वेज इज मेमोराइज्ड, जो रट के आए। लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट मीनिंग, जहाँ लर्नर लैंग्वेज की मीनिंग बहुत सक्रिय रूप से सीख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन सी जो है, यहाँ पे लर्नर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और मीनिंगफुल लर्निंग कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अ टीचर अलाउ स्टूडेंट टू यूज देयर होम लैंग्वेज to discuss ideas before writing in English. This practice supports ऑप्शन है लैंग्वेज इंटरफेरेंस, डेफिसिट मॉडल, मल्टीलिंगुअल पेडागोजी या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। समझेंगे क्वेश्चन को कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को कहता है कि अगर उसको डिस्कशन करना है तो वह अपने नेटिव लैंग्वेज में कर सकता है इंग्लिश को लिखने से पहले। तो टीचर क्या कर रहा है? लैंग्वेज इंटरफेरेंस या लैंग्वेज में बाधक बन रहा है, डिफिशिएट मॉडल कर रहा है, मल्टीलिंगुअल पेडागोजी इस्तेमाल कर रहा है या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज कर रहा है। तो देखेंगे तो आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीलिंगुअल पेडागोजी, यानी कि बहुभाषिकता शिक्षण को वो बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में डिस्कशन करता है या सहजता महसूस करता है तो कोई भी लैंग्वेज में सीखने के लिए वह अपने आइडियाज़ को उस तरीके से ढालने का काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक टास्क? फिलिंग अ रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म, राइटिंग अ पर्सनल ईमेल, अंडरलाइन वर्ब्स इन अ पैराग्राफ, रीडिंग अ न्यूज़पेपर हेडलाइन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक टास्क, यानी कि एक ऑथेंटिक टास्क क्या नहीं है। फिलिंग अ रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म, अगर आप रेलवे का एक फॉर्म भर रहे हैं, रिजर्वेशन फॉर्म भर रहे हैं, ये एक ऑथेंटिक टास्क है। राइटिंग अ पर्सनल ईमेल, अगर आप पर्सनल ईमेल लिख रहे हैं तो ये भी एक ऑथेंटिक टास्क है। रीडिंग अ न्यूज़पेपर हेडलाइन, ये भी एक ऑथेंटिक टास्क है। लेकिन अंडरलाइनिंग वर्ब्स इन पैराग्राफ, यानी कि जब आप किसी पैराग्राफ के वर्ड को अंडरलाइन कर रहे हैं वो ऑथेंटिक टास्क है। वो यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो नॉट के लिए ये सबसे सुटेबल आंसर है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अंडरलाइनिंग वर्ब्स इन अ पैराग्राफ, क्योंकि आप ऑथेंटिक टास्क यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अ टीचर करेक्ट्स ओनली दोज एरर विच बुक कम्युनिकेशंस, दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रक्चरल अप्रोच, बिहेवियरिस्ट थियरी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कह रहा है कि एक टीचर करेक्ट्स ओनली दोज एरर विच ब्लॉक कम्युनिकेशन, एक टीचर सिर्फ उन एरर को करेक्ट करता है जो कि कम्युनिकेशन में बाधा बनते हैं। यह क्या होता है, तो बताएंगे क्या होता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, बिहेवियरिस्ट थियरी, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन लैंग्वेज असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग एम्फेसाइज फाइनल रिजल्ट, टीचर फीडबैक ओनली, लर्नर सेल्फ रिफ्लेक्शन, या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि मूल्यांकन अधिगम के लिए बताएंगे, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट तो होगा नहीं, ये फाइनल रिजल्ट समेटिव असेसमेंट होता है। टीचर फीडबैक, टीचर को कोई फीडबैक नहीं देना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लर्नर सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग कुछ नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट सपोर्ट लैंग्वेज एक्विजिशन रेदर देन लर्निंग। ऑप्शन है ए एक्सप्लेनिंग ग्रामर रूल्स, रेपिटेशन ड्रिल्स, मीनिंग फोकस्ड इंटरेक्शन, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। तो सबसे बढ़िया तरीके से लैंग्वेज एक्विजिशन कहाँ हो रहा है, ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कर रहा है। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग बोथ आर द डिफरेंट थिंग। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है कि यहाँ पे भाषा अर्जन स्वयं से होती है, कोई रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, लैंग्वेज नेचुरल होती है, लैंग्वेज पिकअप लैंग्वेज होती है, ये बच्चा बचपन से सीखता है विदाउट ग्रामर, विदाउट एनी रूल्स, ये होता है। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, उसमें रूल्स होते हैं, वो सेकंड लैंग्वेज होती है, वो नेचुरल नहीं होती है। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज लर्निंग है। तो आप बताएंगे कि लैंग्वेज लर्निंग और इस क्वेश्चन में लैंग्वेज एक्विजिशन पूछा है कि विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट सपोर्ट लैंग्वेज एक्विजिशन रैदर देन लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन किस कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से होगा। एक्सप्लेनिंग ग्रामर रूल्स, मैंने पहले ही बताया कि भाषा अर्जन में कोई रूल्स नहीं होता, कोई ग्रामर नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल नहीं होता है, बिल्कुल प्राकृतिक होता है। रेपिटेशन ड्रिल, कोई अभ्यास की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने परिवेश में आता है, अपने माता पिता अपने बड़ों से ये भाषा ऑटोमेटिकली सीख जाता है। क्योंकि नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिसको हम LAD कहते हैं, यानी कि ये यंत्र होता है जिसके द्वारा बच्चा भाषा सीखता है, भाषा अर्जन करता है। उसको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके लिए ड्रिल्स और एफर्ट और प्रयास की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा मीनिंग फोकस्ड इंटरेक्शन। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच फैक्टर मोस्ट डायरेक्टली ब्लॉक लैंग्वेज एक्विजिशन, कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लैंग्वेज एक्विजिशन में बाधक बनता है। मोटिवेशन, दोस्तों मोटिवेशन कभी भी लैंग्वेज में बाधक नहीं बन सकता। एज लैंग्वेज एक्विजिशन में कभी बाधक नहीं बन सकता। इंटेलिजेंस भी नहीं बन सकता। अफेक्टिव फिल्टर, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ना वो बिल्कुल नेचुरल होता है, उसमें किसी भी फिल्टर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसका सबसे सटीक आंसर, सही आंसर बनेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ए लर्नर अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट बट कांट आंसर
फैक्चुअल क्वेश्चंस द लर्नर मोस्ट लाइकली लैक। कह रहा है कि एक लर्नर है जो टेक्स्ट समझता है लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं समझ पाता है। द लर्नर मोस्ट लाइकली लैक्स, तो लर्नर में किस चीज़ की कमी है? डिकोडिंग स्किल, इंटरफेरेंशियल एबिलिटी, लिटरल कंप्रिहेंशन और फ्लुएंसी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि वह टेक्स्ट अंडरस्टैंड करता है लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिटरल कॉम्प्रिहेंशन। इसका एक एग्जाम्पल आपका खुद का एग्ज़ाम है। जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं और आपको वो गद्यांश और पद्यांश वाला पोर्शन आता है, तो जब आप उस गद्यांश पद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, या इट मीन्स कि आप उस कम्प्रीहेंशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। और अगर देने में असमर्थ हैं तो आप नहीं समझते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच स्ट्रेटजी बेस्ट इंटीग्रेट्स ऑल 4 लैंग्वेज स्किल। बात करेंगे ग्रामर वर्कशीट, डिक्टेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या लाउड रीडिंग। कह रहा है कि चारों स्किल्स, जो भी 4 स्किल्स हैं लैंग्वेज के, आपको पता है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो 4 स्किल है वह सबसे अच्छी तरीके से किस स्ट्रेटजी में समाहित है बताएंगे। एकीकृत है, समेकित है, इंटीग्रेट्स मतलब यही होता है। तो ग्रामर वर्कशीट, अगर ग्रामर वर्कशीट की बात की जाए तो क्या उसमें आप सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब देख पाएंगे? ये गलत हो जाएगा। डिक्टेशन, इसमें भी आप सारे स्किल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, क्योंकि इसमें बच्चा इंटरेक्ट करेगा दोस्तों के साथ, लिखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, टीचिंग पोएट्री बाय फोकसिंग ओनली ऑन राइम स्कीम एंड फिगर ऑफ स्पीच वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन 1 है एक्यूरेसी, ऑप्शन बी एस्थेटिक अप्रिसिएशन, ऑप्शन सी इवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी प्रैक्टिस। तो कह रहा है कि टीचिंग पोएट्री, यानी कि अगर आप पोएट्री पढ़ा रहे हैं और आपका ध्यान सिर्फ राइम और फिगर ऑफ स्पीच पे है, तो यह आप कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं? तो बताएंगे इसका सही आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होगा, इवोल्यूशन भी नहीं होगा, प्रैक्टिस अभ्यास भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एस्थेटिक एप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, A textbook lesson encourages students to predict their infer, question and connect ideas. This reflects. कह रहा है कि एक टेक्स्ट बुक लेसन इनकरेज स्टूडेंट टू प्रेडिक्ट। टेक्स्ट बुक का एक लेसन है जो स्टूडेंट को इनकरेज करता है प्रेडिक्ट करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, आइडियाज़ कनेक्ट करने के लिए। तो यह क्या है? रोट लर्निंग, क्रिटिकल लिटरेसी, स्ट्रक्चरल अप्रोच या ऑडियो लिंगुअल मेथड। रोट लर्निंग दोस्तों जहाँ भी आप देखिए सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है। और अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा होगा तो NEP 2020 जो है वह सीधे सीधे रटंत विद्या, यानी कि रटंत जो रोट लर्निंग है उसके खिलाफ है, उसके विरोध में खड़ी है। तो जहाँ भी आप रोट लर्निंग देखिए उसको सिरे से नकारिए, यानी कि उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। स्ट्रक्चरल अप्रोच हो नहीं सकता, ऑडियो लिंगुअल मेथड है नहीं, ये हो जाएगा क्रिटिकल लिटरेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, विच टीचर रिस्पॉन्स बेस्ट सपोर्ट लर्नर ऑटोनॉमी, गिविंग करेक्ट आंसर इमीडिएटली, encouraging peer feedback, strict error correction, टीचर एक्सप्लेनेशन। समझते हैं क्वेश्चन को। विच टीचर रिस्पॉन्स बेस्ट सपोर्ट लर्नर ऑटोनॉमी, कौन सा टीचर बेस्ट तरीके से लर्नर के ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है? गिविंग करेक्ट आंसर इमीडिएटली, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप अपने लर्नर को सोचने का मौका ही नहीं देंगे तो कैसे सही आंसर फाइंड आउट करेगा, कैसे वो तर्क शक्ति का प्रयोग करेगा, कैसे अपनी क्षमताओं का प्रयोग करेगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है इनकरेजिंग पीयर फीडबैक, ये पॉजिटिव है, आगे भी देखेंगे। स्ट्रिक्ट एरर करेक्शन बिल्कुल गलत बात है, स्ट्रिक्ट नहीं होना है। टीचर एक्सप्लेनेशन, अगर टीचर ही एक्सप्लेन कर देगा तो बच्चा क्या सीखेगा, लर्नर क्या सीखेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द मेजर लिमिटेशन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज दैट इट, कह रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो मेजर लिमिटेशन है, यानी कि सबसे बड़ा जो सीमांकन है वो क्या है? इग्नोर्स ग्रामर,
डिस्करेज रीडिंग, नेग्लेक्ट स्पोकन लैंग्वेज, यूज मदर टंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नेग्लेक्ट स्पोकन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हेन अ लर्नर स्टार्ट क्रिएटिंग ओरिजिनल सेंटेंस बियॉन्ड मेमोराइज्ड स्ट्रक्चर इट इंडिकेट्स लिमिटेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इंटरलाइजेशन, रेनफोर्समेंट। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या कहना चाहता है कवि आखिर इस प्रश्न में। व्हेन अ लर्नर स्टार्ट क्रिएटिंग ओरिजिनल सेंटेंसेस, यानी कि जब एक अधिगमकर्ता खुद से ओरिजिनल सेंटेंस यानी कि खुद से ओरिजिनल वाक्यों को बनाना शुरू कर देता है बिना रटे हुए, तो इसे क्या कहते हैं या यह क्या इंडिकेट करता है। दोस्तों, मैं समझ पा रही होंगी कि अगर इंग्लिश के वर्ड्स हैं और मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आंसर करना। फिर भी चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। इमिटेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इंटरलाइजेशन, रेनफोर्समेंट। तो इमिटेशन तो होगा नहीं। इमिटेशन मतलब होता है कि नकल करना, जैसे बच्चा जो भी देखे, जो भी अपने आसपास देखता है और सेम वैसा ही कॉपी करने की कोशिश करता है, तो वो इमिटेशन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बच्चे के घर में बच्चे की माता या बच्चे के पिता डॉक्टर हैं, तो बच्चा अपने पिता को देखता है सुबह वाइट कलर का कोट एप्रिन पहनते हुए वो जाते हैं, वो स्टेथोस्कोप लेते हैं और ये सारी चीज़ें, तो अपने पिता को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो ऐसी जगह ये इमिटेशन वर्ड यूज करेंगे हम। हैबिट फॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकता है। हैबिट फॉर्मेशन यानी कि जो उसकी आदतों का निर्माण यहाँ पे नहीं हो रहा है, इमिटेशन हो नहीं रहा है। इंटरलाइजेशन, हाँ कह सकते हैं। रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन नहीं दिया जा रहा है बच्चों को। इंटरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बच्चे के पास जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग वो नई चीज़ों को खुद सीखता है और नए सेंटेंसेस का निर्माण करता है, अपनी नई क्रिएटिविटी का निर्माण करता है। यानी कि ओरिजिनल आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं और उसका प्रयोग वह अपने बातचीत में, अपने डेली लाइफ में करता है बिना कुछ रटे हुए। तो वहाँ पे होता है इंटरलाइजेशन। इंटरलाइजेशन मतलब ओरिजिनल थाट, जो कि पुराने ज्ञान से बच्चों को अपने आप सृजित करता है बच्चा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा और चारों ऑप्शन भी समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच स्किल हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन बेस्ड, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ग्रामर। यानी कि कौन सा ऐसा स्किल है जो स्ट्रेस और इंटोनेशन को सबसे अच्छी तरीके से समझा सकता है। बताएंगे पढ़ना, लिखना, सुनना या ग्रामर। तो ये हो जाएगा रीडिंग। आगे देखिए, टीचिंग लैंग्वेज थ्रू पिक्चर मेनली हेल्प्स इन, यानी कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उसमें पिक्चर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। कैसे? ट्रांसलेशन, मेमोराइजेशन, मीनिंग मेकिंग, ग्रामर लर्निंग। बात करेंगे ऑप्शन की तो ट्रांसलेशन के लिए ये हेल्पफुल नहीं है, मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ग्रामर लर्निंग नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीनिंग मेकिंग। अगर बच्चे को पिक्चर के साथ कोई चीज़ समझाई जाए तो वह उसका आसानी से अर्थ निकाल सकता है। जैसे अगर आप बच्चे को एप्पल अपने बुक में दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि ये ए फॉर एप्पल है, तो वह जब भी एप्पल देखेगा उसके दिमाग में हमेशा याद रहेगा या उसके दिमाग में ये बातें आएंगी कि ए फॉर एप्पल होता है। तो पिक्चर के साथ वह मीनिंग को आसानी से निकाल सकता है। तो मीनिंग मेकिंग में पिक्चर हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेप्टिव स्किल। दोस्तों, अगर आपने हिंदी वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था रिसेप्टिव स्किल क्या होता है और प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है। देखिए बात करते हैं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। रिसेप्टिव यानी कि ऐसा स्किल जहाँ पे लर्नर कम एक्टिव है, जैसे कि हो गया आपका सुनना यानी कि लिसनिंग, और सुनना और पढ़ना यानी कि रीडिंग। जब आप सुनते हैं तो आप कम सक्रिय होते हैं, सामने वाला जो बोल रहा है आप वहाँ पे सुन रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं तो किताबों में जैसी चीज़ें लिखी हैं या जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको एज इट इज़ पढ़ रहे हैं, यानी कि कम सक्रिय हैं। आपका कोई आइडिया, आपका कोई थॉट वहाँ बाहर नहीं आ रहा। लेकिन प्रोडक्टिव स्किल जो होता है, यहाँ पे आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स बाहर निकल के आते हैं। जैसे कि
स्पीकिंग जब आप बोलते हैं और जब आप लिखते हैं राइटिंग, तो जो राइटिंग और स्पीकिंग है ये प्रोडक्टिव स्किल हो गया, और जो लिखना जो सुनना और पढ़ना ये आपके रिसेप्टिव स्किल हो गए, यानी कि ग्रहणशील। यहाँ पे आप ग्रहण कर रहे हैं, आप कुछ नया प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिव स्किल में आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिव स्किल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेप्टिव स्किल, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग या स्टोरी टेलिंग। तो बता सकते हैं कि रिसेप्टिव स्किल क्या है। तो आप कह सकते हैं कि लिसनिंग, यानी कि सुनना जो है वह एक रिसेप्टिव स्किल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वोकेबुलरी एट प्राइमरी लेवल इज टू। जो मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग वोकेबुलरी का प्राइमरी लेवल में, वो क्या है? लर्न मीनिंग्स बाय हार्ट, यूज वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, राइट स्पेलिंग करेक्टली या ट्रांसलेट वर्ड्स। तो प्राइमरी सेक्शन में या प्राइमरी लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव है वोकेबुलरी पढ़ाने का? क्यों हम वोकेबुलरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्राइमरी लेवल में? लर्न मीनिंग बाय हार्ट नहीं, मीनिंग लर्न तो कुछ करना ही नहीं है, आपको समझाते हुए चीज़ों को पढ़ाना है। स्पेलिंग राइट करेक्ट स्पेलिंग ये भी नहीं, ट्रांसलेट वर्ड ये भी नहीं, ये हो जाएगा यूज वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ में बच्चा उस पर्टिकुलर वर्ड का प्रयोग कर सके, इसीलिए हम वोकेबुलरी को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर बच्चे को उस शब्द, यानी कि उसके पास वो शब्दकोश ही नहीं है जिसका प्रयोग करके वह अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाए, तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है इंग्लिश टीचिंग का या बताने का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। रीडिंग फॉर जिस्ट रिफर टू। जिस्ट के लिए पढ़ना, जिस्ट मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं उसको जिस्ट कह सकते हैं। जैसे रीडिंग अलाउड, ऑप्शन है रीडिंग अलाउड, रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, रीडिंग फॉर द मेन आइडिया, रीडिंग फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो बात करेंगे कि रीडिंग फॉर जिस्ट। मैंने आपको बता दिया कि जब किसी बड़े सी चीज़ में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं या आप उस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा और उस न्यूज़पेपर में आप पर्टिकुलर एक किसी चीज़ के बारे में, किसी मैटर के बारे में फोकस करें। जैसे आप सीधे सीधे गए वो नौकरी वाले सेक्शन में कि हाँ कौन कौन सी वैकेंसी आई है, तो आपने पूरे पेपर में सिर्फ मेन चीज़ के लिए उस पेपर को पढ़ा है, तो उसको कहते हैं रीडिंग फॉर मेन आइडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, रीडिंग फॉर मेन आइडिया। रीडिंग अलाउड नहीं, कुछ नहीं है। रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, रीडिंग वर्ड बाय वर्ड तो तब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ध्यान से। जैसे आपने रोल नंबर की सीरीज में अपना रोल नंबर ढूंढना है, तो वहाँ पे आप वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे अपना रोल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, उसको स्कैनिंग कहते हैं। रीडिंग फॉर मेन आइडिया, अगर किसी बड़े सी चीज़ में, जैसे आपने एक एप्लीकेशन लिखा और आपने सोचा कि इतना बड़ा एप्लीकेशन पढ़ने से अच्छा है कि उसका सब्जेक्ट लिख दिया और उसका सब्जेक्ट पढ़ लिया कि हाँ इसके बारे में ये पूरा एप्लीकेशन है, तो वो हो जाएगा आपका रीडिंग फॉर मेन आइडिया। रीडिंग फॉर प्रोनाउंसिएशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लर्नर सेंटर्ड पेडागॉजी। कह रहा है कि कौन सा क्लासरूम सबसे अच्छा उदाहरण है एक बाल केंद्रित शिक्षा का, यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित पेडागॉजी का। टीचर एक्सप्लेनेशन, यानी कि जहाँ टीचर एक्सप्लेन करता हो, ड्रिल प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन या ग्रामर लेक्चर। देखिए दोस्तों, टीचर एक्सप्लेनेशन करेगा तो वो टीचर सेंटर्ड क्लास हो जाएगी। ड्रिल प्रैक्टिस कराना नहीं है, बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं है ये व्यवहारवादी जो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे वो यूज करते थे, लाइक स्किनर एंड ऑल। ग्रुप डिस्कशन, यहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होगा। ग्रामर लेक्चर देना नहीं है, प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों को ग्रामर लेक्चर दे के कितना सिखा पाएंगे, आप खुद सोचिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, अ लर्नर फ्रिक्वेंटली यूजेज इनकरेक्ट टेंस बट कम्युनिकेट्स क्लियरली। द टीचर शुड, ऑप्शन देखिए, स्टॉप द लर्नर, करेक्ट इमीडिएटली, इग्नोर ऑल एरर, फोकस ऑन द मीनिंग फर्स्ट। क्या कहना चाहता है कवि? चलिए देखते हैं कि अ लर्नर फ्रिक्वेंटली यूज इनकरेक्ट टेंस, एक लर्नर है जो हमेशा या अक्सर इनकरेक्ट टेंस प्रयोग करता है, लेकिन जब वो बोलता है
तो एकदम अच्छी तरीके से बोलता है, क्लियरली बोलते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए? स्टॉप द लर्नर, यानी कि लर्नर को स्टॉप करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब आप लर्नर को स्टॉप कर देंगे तो वह बोलने से झिझकेगा, उसके अंदर हेजिटेशन आएगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी उससे आप कुछ पूछोगे तो ना बता पाएगा, या उसके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपसे पूछ नहीं सकता। तो कभी भी लर्नर को स्टॉप नहीं करना है, बल्कि उसको एनकरेज करना है टू आस्क क्वेश्चन, टू टू लिव एक्टिव इन क्लास, तो पार्टिसिपेट करे वो कक्षा में। तो स्टॉप नहीं करना है, ये तो सिरे से इसको नकारिए आप। करेक्ट इमीडिएटली, भाई अगर आप तुरंत उसको करेक्ट करते हैं तो वह वहाँ पे फिर से पैसिव लर्नर हो जाएगा, वह अपनी गलतियों को नहीं समझ पाएगा। तो तुरंत नहीं करेक्ट करना है आपको, उनको खुद को करेक्ट करने का मौका देना है। इग्नोर ऑल एरर, आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। फोकस ऑन मीनिंग फर्स्ट, आप सबसे पहले मीनिंग पे फोकस करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन मोस्ट? सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा? सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, द्वितीय भाषा अर्जन। क्या द्वितीय भाषा का भी अर्जन किया जा सकता है? ध्यान से बताइएगा, क्या हम द्वितीय भाषा अर्जन कर सकते हैं? बताइएगा। एक्सप्लिट ग्रामर रूल्स, रेपिटेशन स्टिल, रिच लैंग्वेज इनपुट, या ट्रांसलेशन प्रैक्टिस? बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिल्कुल कर सकते हैं। आप उदाहरण लीजिए कि अगर आप यूपी के किसी क्षेत्र में रह रहे हैं जहां आपकी जो मदर टंग है वो हिंदी है, और आपका ट्रांसफ़र या आपके पिता का ट्रांसफ़र अचानक से किसी साउथ इंडिया में हो गया, साउथ इंडिया के स्टेट में हो गया, और बच्चा वहाँ चला जाता है, और फिर अपने दोस्तों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ रह के वह दूसरी लैंग्वेज सीख लेता है, लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी वहाँ का की लैंग्वेज हो। तो वहाँ पे बच्चा सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन अपने आप करता है, उसको लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए लर्निंग की जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिच लैंग्वेज इनपुट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 23, ये भी 23, चलिए कोई बात नहीं। टीचिंग ग्रामर थ्रू एग्जाम्पल बिफोर रूल इज कॉल्ड, यानी कि अगर एग्जाम्पल से पहले रूल को बताया जाए तो कौन सा अप्रोच होगा? डिडक्टिव, इंडक्टिव, स्ट्रक्चरल, या डायरेक्ट? बताएंगे। अगर आप पहले रूल बताते हैं या एग्जाम्पल बताते हैं, टीचिंग ग्रामर थ्रू एग्जाम्पल बिफोर रूल, यानी कि पहले आप एग्जाम्पल बता रहे हैं और बाद में नियम बता रहे हैं, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, तो बताएंगे कि कौन सा अप्रोच होगा। बताते हैं आपको कि जब आप सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, उदाहरण के बाद आप नियम बताते हैं, तो वहाँ पे होता है आगमनात्मक विधि, यानी कि इंडक्टिव अप्रोच। मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया था जब एग्ज़ाम दिया था कि अ से आगमनात्मक, और इंडक्टिव भी उससे मिलता जुलता है। इंडक्टिव और आगमनात्मक, इसको दोनों को आपस में जोड़ लिया था क्योंकि ये दोनों स्वर से स्टार्ट होते हैं, वोवेल हैं, तो मैंने इसको ऐसे जोड़ा था। तो मेरी जो लर्निंग थी उस बहुत स्ट्रांग हो गई थी और मैं कभी नहीं भूलती थी। तो जो भी उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं तो उसको हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं, और जो जहाँ पे पहले नियम बताया जाता है फिर एग्जाम्पल बताए जाते हैं, उसको डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। तो कह रहा है कि टीचिंग ग्रामर थ्रू एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हो तो पहले बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे हो, उसके बाद एग्जाम्पल के बाद आप नियम बता रहे हो, तो यह इंडक्टिव मेथड हो जाएगा, इंडक्टिव अप्रोच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच मटेरियल बेस्ट प्रमोट रियल लाइफ लैंग्वेज यूज? कौन सा ऐसा मटेरियल है जो रियल लाइफ लैंग्वेज में यूज किया जाता है? देखिए, ग्रामर वर्कशीट, गाइड बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल, या फिर क्वेश्चन बैंक। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप देखते ही बता सकते हैं कि रियल लाइफ लैंग्वेज के लिए क्या प्रयोग करेंगे। आप ग्रामर वर्कशीट रोज़ अपने घर में लेके घूमेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपके घर का प्रत्येक व्यक्ति ग्रामर वर्कशीट लेके घूम रहा है, गाइड बुक भी लेके नहीं घूमेगा। न्यूज़पेपर आर्टिकल सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन बैंक भी घर का प्रत्येक व्यक्ति नहीं लेके घूम रहा है, वही व्यक्ति लेके घूमेगा जिसको पढ़ना है, वाकई इंटेंशनली पढ़ना है। तो ये रियल लाइफ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूज़पेपर आर्टिकल।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, पढ़ लेते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो बहुत ही बेहतरीन है। आपको अपने परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं या थोड़े और आसान, क्योंकि जो पेपर पैटर्न होता है उसमें सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं, और 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो कि हार्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू हार्ड है। सिंपल क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं रखे हैं कि हिंदी वाले पेडागोजी में मैंने सिंपल क्वेश्चन भी रखे थे, और अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आप इंग्लिश की भी पेडागोजी कर लेंगे, क्योंकि अब लगभग दोनों में एक जैसी ही पेडागोजी पूछी जा रही है। जो हिंदी का ट्रांसलेट वर्जन इंग्लिश और इंग्लिश का ट्रांसलेट वर्जन हिंदी, दोनों ही पेडागोजी लगभग समान हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन लर्नर्स नेगोशिएट मीनिंग ड्यूरिंग इंटरेक्शन इट प्रमोट्स। यानी कि क्या कहता है कवि यहाँ पे, कहता है कि जब लर्नर पढ़ाई के दौरान मीनिंग को इंटरेक्ट करता है, यानी कि ड्यूरिंग इंटरेक्शन वह मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, नेगोशिएट करता है, तो क्या कहते हैं इसको। यह मेमोराइजेशन है? बिल्कुल नहीं है। मेमोराइजेशन जैसे शब्द जहाँ भी आए वहाँ उसको आप एलिमिनेट करें सबसे पहले। हैबिट फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता। लैंग्वेज एक्विजिशन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन में चीज़ों को समझते हुए वो पढ़ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। ट्रांसलेशन एबिलिटी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू प्रिडिक्ट द एंडिंग ऑफ अ स्टोरी, दिस डेवलप्स। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि एक टीचर अपने कक्षा में बच्चों को एक स्टोरी सुनाता है और कहता है कि इस स्टोरी का अंत क्या होगा। आप खुद से सोचिए या खुद से बताइए, लिखिए या मुझे समझाइए। तो टीचर क्या करने की कोशिश कर रहा है? लिटरल कॉम्प्रिहेंशन, इंटरफेरेंशियल थिंकिंग, डिकोडिंग या प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। लिटरल कॉम्प्रिहेंशन की तो बात नहीं की जा रही है, क्योंकि बच्चे से कहा जा रहा है कि तुम खुद सोचो कि इस कहानी के अंत में क्या हो सकता है। तो बच्चा अपनी थिंकिंग के अनुसार उस कहानी का अंत लिखेगा। अगर कोई बच्चा बहुत ही भावनात्मक होगा, बहुत उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें भरी होंगी, तो हमेशा एंड में, स्टोरी के एंड में हमेशा अच्छी चीज़ें लिखेगा। अगर कोई बच्चा दूसरे प्रवृत्ति का होगा तो वो मार धाड़ करके उसको ख़त्म करेगा। तो अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोचेगा। डिकोडिंग स्किल नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ प्रोनाउंसिएशन का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फेरेंशियल थिंकिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। बिक्स मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है? ये हिंदी में आ गया, चलिए कोई बात नहीं। बिक्स क्या होता है भाई? एकेडमिक लैंग्वेज, डेली कन्वर्जेशन, राइटिंग स्किल या ग्रामर स्किल। तो बिक्स मैं आपको बताऊं इससे पहले आपको बिक्स जान लेना है कि बिक्स होता क्या है। ये होता है बिक्स, इसको जिम क्यूमिन एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था ये दोनों वर्ड, बिक्स और कैल्प। तो बिक्स जो होता है वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल होता है, ठीक है। यानी कि अगर बहुत ही साधारण लफ्ज़ों में कहा जाए, साधारण शब्दों में कहा जाए, तो वह भाषा जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करते हुए, अपने माता पिता से बातचीत करते हुए जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं उसको हम बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल बिक्स कहते हैं। और जो दूसरा उन्होंने शब्द दिया था वो उन्होंने दिया था काल्प। इसका मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यानी कि इसको भी आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो लैंग्वेज जो आप दैनिक जीवन में नहीं प्रयोग करते हैं, आप अपनी कक्षाओं में या प्रोफेशनल जगहों पे प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब आप अपने किसी क्लास में जाते हैं या किसी ऑफिसर्स के सामने होते हैं, तो जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं उसको कैल्प कहते हैं। तो आई होप कि आपको बिक्स और कैल्प में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं कि बिक्स क्या होता है। तो बिक्स होता है डेली कन्वर्जेशन, यानी कि रोज़मर्रा की लाइफ में हम अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने नेबर से जिस फॉर्म में बात करते हैं उसको हम बिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। प्लेग्राउंड टॉक एंड कैजुअल कन्वर्जेशन किसका उदाहरण है? बात करेंगे कैल्प की, बिक्स की, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज की या लिटरेरी लैंग्वेज की। थोड़ा सा सोचिए और बताइए।
अभी मैंने आपको बताया प्लेग्राउंड टॉक, प्लेग्राउंड में आप कैसी बात करेंगे अपने दोस्तों से। और कैजुअल कन्वर्जेशन यानी कि जो आप आम बोलचाल में कैसी बातें करेंगे। तो ये सिंपल सा उदाहरण होगा बिक्स का, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट कैल्प, यानी कि कैल्प को सबसे अच्छा कौन सा इनमें से बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करता है। टॉकिंग टू फ्रेंड्स, ऑर्डरिंग फूड, राइटिंग एन एसे, ग्रीटिंग टीचर। बताएंगे कहाँ पे आप आम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि कहाँ पे आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो बेसिक ना हो, जो हो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को दर्शाता हो। टॉकिंग टू फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से ऐसे प्रोफेशनली थोड़ी बात करेंगे और मेरे दोस्त आप बताइए आप कैसे हैं, ऐसे थोड़ी बात करेंगे। आप अपने दोस्तों से अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक है, हाँ और बताओ क्या हाल है, कैसा रहा, कैसे थे, क्या खाया क्या पिया, ऐसे टाइप का। ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि सेवा में मेरे दोस्त, अपने दोस्त का नाम एंड ऑल दैट, तो ये गलत हो जाएगा। ऑर्डरिंग फूड, जब आप एक फूड ऑर्डर करेंगे तो थोड़ी कहेंगे कि हाँ भाई साहब आप आइए और मेरे लिए ये चीज़ें लेके आइए। तो आप वहाँ नॉर्मली ऑर्डर करेंगे, हाँ बताएंगे एक्सक्यूज़ मी और जो भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ग्रीटिंग टीचर, ये भी नहीं, टीचर को बस आप नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलेंगे। वहाँ पे कल यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिख ही नहीं रही है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बस आपको दिख रही है राइटिंग एन एसे। जब आप एक ऐसे राइट करते हैं तो वह वहाँ पे आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी दिखेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग एन एसे। और आज का ये आखिरी प्रश्न है, अ लर्नर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बट स्ट्रगल विथ टेक्स्ट बुक, दिस सोच। कह रहा है कि एक लर्नर है जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है बट स्ट्रगल विथ टेक्स्ट बुक, लेकिन जब वो किताबें पढ़ता है तो उसे समस्या होती है। तो यह किसका उदाहरण है? अ स्ट्रॉन्ग कैल्प, स्ट्रॉन्ग बिक्स, वीक कैल्प, स्ट्रॉन्ग ग्रामर, लैंग्वेज डेफिशिएंसी। तो मैंने अभी आपको बिक्स और कैल्प दोनों बताया है, तो सोचेंगे थोड़ी देर कि क्या होगा। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। बताइए, कहता है कि एक लर्नर है जो इंग्लिश तो फ्लुएंटली बोलता है, यानी कि जो बोलचाल की उसकी भाषा है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल वो तो बेहतर है, यानी कि स्ट्रांग है। बेसिक यानी कि बिक्स में वो स्ट्रांग है, लेकिन जब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज की, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है। तो उसका जो कैल्प है वो वीक हो जाएगा। तो जहाँ भी ये ऑप्शन होगा वही आपका सही ऑप्शन बनेगा, स्ट्रांग बिक्स एंड वीक कैल्प, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आज के ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप अगर आपने शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि जितना भी मैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ मैंने किया। और आपसे एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जो भी क्लासेस चलती हैं जिस भी पेडागोजी की, उससे रिलेटेड पोस्ट में क्वेश्चन पड़े होते हैं, आप उसको भी अटेम्प्ट किया करें। उससे आपका जो लर्निंग है और भी बेहतरीन होगा। आप जान पाएंगे कि आपने कितना सीखा है। और जब आप ऐसे क्वेश्चन वगैरह पढ़ के और फिर से सामने से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप अपनी लर्निंग को कहीं ना कहीं रेट भी कर पा रहे होते हैं और दोबारा से पढ़ के उसको स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।